Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up history question of GS paper 1 of 2022 paper. Starting with the first question, why was there a certain spurt in famines in colonial India since mid 18th century? Give reason. तो यहाँ पर मैंने दो फोकस किया दो पॉइंट पर। एक तो है कि why was there famines, वो तो सिंपल है। एक और सडन स्पर्ट, मतलब कैसे बढ़ गया फैमिन। पहले तो फैमिन तो मैंने लिखा कि इससे पहले ही फैमिन होता था, डेक्कन फैमिन 1630s का। लेकिन जो अर्लियर फैमिन पॉलिसी था ना, वो पीपल सेंट्रिक था। टाका भी लोन मिलता था, हार्वेस्टिंग भी, वाटर हार्वेस्टिंग होता था, रिलीफ मेजर होता था। लेकिन ईआईसी का अराइवल के बाद जो सडन स्पर्ट हुआ फैमिन का, इसमें बहुत लोग मरे, मतलब मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। एग्जाम्पल दे दिया फैमिन का, 3 फैमिन का। फिर मैंने रीजन बता दिया क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस था। अब रीजन है डायरेक्टली, 5 रीजन है। पहला है कि फैमिन पॉलिसी जो इंडिया का था, जो ब्रिटिश का था, वो रेकलेस था। पहला था कि कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप पर ज्यादा फोकस था, फूड ग्रेन पर कम था, इसी कारण शॉर्टेज हुआ। फैमिंग पॉलिसी रेकलेस था, दे वांट टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे कैन। डी अर्बनाइजेशन कॉज बाय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसी का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और माइग्रेशन हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो भी था वो फोकस ऑन एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल, लिटिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एपैथी भी था, लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बिल्ड बाय कॉर्नवालिस। Thus, approximately 28 million people died in famine, as per William Digby in 1819 century. Last month. तो 5 पॉइंट है सिर्फ, देखो, मैं ये रीजन थी। बोलूंगी, जो आप ये पॉइंट मैं भी सोच रही थी कि लिखूं कि पहले भी फेमिन्स होते थे, बट फिर मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन को पता है कि पहले भी फेमिन्स हो रहे हैं, बस वो इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि अब फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा क्यों हो गई, उससे रिगार्डिंग हम्म। आपको रीजन देने थे। तो जो आपने इंट्रोडक्शन में सारा लिखा है, मेरे हिसाब से रिक्वायर्ड नहीं है। एंड ये मतलब एक्स्ट्रा हो गया सारा। जो मेन आंसर है वो आपका सेकंड पेज से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे भी आपने एग्जाम्पल लिखे कि ठीक है, यहाँ पे तो आपने लिखा कि विद द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स सडन स्पर्ट हुआ famines में, मिलियंस ऑफ इंडियंस दे डाइड। ये एक फैक्चुअल चीज हो गई। ये इस पॉइंट को आप जो नीचे आप पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उसमें इंक्लूड कर सकते थे कहीं ना कहीं, अगर आपको एग्जाम्पल्स मेंशन करने थे famines के। तो मेन आंसर जो आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी जैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, उसका क्या किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ, उसको थोड़ा और लेके आते। ये तो आपने लिख दिया कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे हुआ, क्या पॉलिसीज रही या क्या चेंजेस देखने को मिले। थोड़ा सा एक शॉर्टेज एक, ऑफ फूड ग्रेन हुआ। हाँ ठीक है, उसमें हाँ हर डाल वो दो। तो हर एक का आउटकम है ही, बट उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कैसे हुआ फार्मर्स की लाइफ पे, वो एक एक सेंटेंस और होता तो थोड़ा और इफेक्टिव होता मेरे हिसाब से। बाकी जो ये आपका लास्ट पॉइंट है, ये मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब ये वाला एलिमेंट भी आप लेके आए, क्योंकि बाकी सारे तो जनरल पॉइंट्स हैं जो सबके आंसर्स में मिलेंगे। और एंड में कंक्लूजन भी आप फैक्ट लेके आए, उसको भी थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते, कुछ और फॉरवर्ड लुकिंग कुछ लिखते तो थोड़ा ज्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। बाकी थोड़ा ना आपका आंसर थोड़ा कंजेस्टेड भी लग रहा है, क्योंकि एक ही पेज पे सारा आंसर है जो मेन आंसर है। यहाँ पे आप स्पेस दे दे के लिख रहे थे, यहाँ पे पूरा मतलब कंजेस्टेड हो गया। हाँ अच्छा हाँ, अच्छा। ये मैं बस। नीचे बता देता हूँ, फिर प्रवेश दोनों एक साथ बता देंगे। Then, नहीं, प्रवेश को बोलना होगा तो ये इसको कंप्लीट कर देते हैं, एक दो पॉइंट्स बोल अगर दी बोल डिफरेंट बोलना है तो। नहीं, बस यही है कि आपको हिस्ट्री ज्यादा आती है, आप हाँ। क्वेश्चंस को जीएस में। इम्प्रेस कर रहे हो। हम्म, सही बोल रहा है प्रवेश। ठीक। मैं नीचे में लिखा है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। तो पहले स्टेट्स मैंने पढ़ा, टेरिटरीज भी उसमें इंक्लूडेड है। हैज बीन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस मिड 19th सेंचुरी, 1850 के आसपास से अभी तक में ऑनगोइंग प्रोसेस है। डिस्कस करना एग्जाम्पल से, इसमें कुछ बोलना क्रिटिकल एग्जामिन नहीं है, सिंपल डिस्कस करना है। तो मैंने बताया कि जो पॉलिसी जो था ब्रिटिश का, फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी टू 1947, political and administrative reorganization of states and territory were dependent on British utilitarian policy. Objective was to secure the empire or strengthening apparatus of power and revenue maximization. For example, Anglo-Afghan War इंटीग्रेट किया नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। वैसे ही थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ, इसमें इंटीग्रेट किया अराकान असम को। 1905 में दे ट्राई टू डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। Slowly, by independence, many princely states were integrated. Learning from the drawback of a British rule,
our Indian leaders followed the democratic principle to reorganize the territories after 1947. तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रेफरेंस ऑन फजी अली कमीशन. हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से अलग किया गया. 70-80s में फिर नॉर्थ ईस्ट को रीऑर्गेनाइज किया गया, सिक्किम को इंटीग्रेट किया गया, अब मणिपुर, नागालैंड को भी ट्राइबल राइट्स के हिसाब से किया गया. फिर फोकस ऑन अंडर डेवलप्ड रीजन. आवाज आती है. हेलो. नहीं बोलो आशिक बोलो. अंडर डेवलप्ड रीजन एंड ट्राइबल राइट्स के हिसाब से 2000 में फिर उत्तराखंड को अलग किया गया, झारखंड को अलग किया गया. वैसे तो 10 सिटी ऑनगोइंग प्रोसेस. तो उसमें मुझे लगा कि इसमें बस बताना था, डिस्कस करना था एग्जाम्पल से, तो अभी तक का बताना था, तो मैंने उस समय से ट्रेस कर दिया बेसिकली इसको. बोलो प्रवेश, आप इस पे फीडबैक दे दो. वेल मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक अगर आप बात कर रहे हो तो अभी तो 1947 को गए, बड़े साल हो गए. तो जो रिसेंटली स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो भी डाल देते हैं, जैसे कि तेलंगाना हो गया, जम्मू हाँ कश्मीर लिखा हो हुआ गया. नीचे में, बोले तो अभी तक का किए हुए, तो मेंशन किया है लास्ट में लिखा हुआ और कहाँ पे लिखा है? हाँ नीचे लिखा है. नीचे. ये लास्ट में लिखा हुआ है. झारखंड, अच्छा सिमर, ठीक है. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब कि वहां से ट्रेस कर दे बेसिकली, ज्यादा ठीक है. एक्सप्लेन नहीं किया इसको दूसरा शुरू से लेकर. कंक्लूजन में ना उशिक, मतलब हाँ मतलब कंक्लूजन तो इस आंसर में कुछ जगह नहीं दिख ही नहीं बताता. रहा. मतलब द सिटीजन ऑनगोइंग प्रोसेस, तो वही बोला जो क्वेश्चन ने बोला. और जगह नहीं, मतलब जगह नहीं ठीक है, ये बचाता. सारे That ये एक मतलब वन ऑफ द गुड पैटर्न है टू राइट एंड टू डील दिस क्वेश्चन. बट मुझे भी ये आया था, लेकिन मैंने कोई दूसरी अप्रोच ली है, तो वो मैं अपने आंसर में दिखाने की हाँ कोशिश करूंगा. मैं ये बोलूंगी कि जो आपने क्रोनोलॉजी अडॉप्ट करी है वो काफी अच्छी लगी. मतलब यहाँ से पूरे आंसर का ना फ्लो दिख रहा था, बट यहाँ पे आते आते लग रहा है कि पूरा फैक्चुअल हो गया. इस पेज पे तो पूरा फैक्चुअल हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कम लिखते हैं इसमें, तो मैं चैलेंजेस एग्जाम्पल बात कर सकते थे. चैलेंजेस की पूरा प्रोसेस कैसे हुआ उसकी थोड़ी बात करते. यहाँ तो आपने लिख दिया ये इस साल में ये सेपरेट हुई, ये स्टेट्स बनी इस रीजन में, तो ये सब तो आप ले आए, सारे फैक्ट्स सब ले आए. बस मैं यही बोलूंगी. ठीक. दिव्यांश, सचिन, आपको कुछ बोलना है भाई? नहीं. ठीक. आ गया तो. फिर नेक्स्ट पे क्वेश्चन है कि वही सडन स्पॉट इन द फमीन्स colonial India since the mid 18th century. So एक चार्ट में मैंने पहले रीजंस लिख दिए, उसके बाद उनको एक्सप्लेन किया. तो डिस्ट्रप्शन ऑफ जो ट्रेडिशनल एंड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स हुआ ड्यू टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट लेड टू डिस्ट्रक्शन द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी एंड दिस पुश द पीपल टुवर्ड्स एग्रीकल्चर व्हिच बिकेम ओवरबर्डन्ड एंड इनएफिशिएंट हो गया विद टाइम. सो इसकी वजह से एक ये रीजन रहा. फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट लेड टू dilapidated conditions of farmers. Britishers, they forced cultivation of cash crops for exports. फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया एंड जो पीपल थे दे डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज फॉर फूड सप्लाई. सो उसकी वजह से फूड सप्लाई में भी शॉर्टेज और डिस्ट्रप्शंस आने लगे. थर्ड, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स. उसमें कोर्सिव रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसीज रही उनकी. उसकी वजह से जो लोगों की परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई, उसकी वजह से पॉवर्टी इंक्रीज हो गई. और जो टैक्स था दैट आल्सो हैड टू बी पेड इररिस्पेक्टिव जो भी उनकी कंडीशन थी फार्मर्स की, चाहे क्रॉप फेलियर हुआ हो या पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड हो, जो टैक्स अमाउंट था वो फिक्स था. एंड दिस मेड इंडियंस मोर वल्नरेबल टू रिपीटेड फेमिन्स. देन लैंड टेन्योर सिस्टम्स में एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म था, उसमें भी फर्दर दिस एक्सेलरेटेड द प्रॉब्लम. उसमें फार्मर्स दे यूज्ड टू बी लेफ्ट विद हार्डली एनी सरप्लस टू री इन्वेस्ट दैट थिंग बैक इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन ऑर्डर टू improve their productivity. But it became difficult for them to make the two ends meet. कंडीशन ऐसी हो गई. लास्टली इंडेटनेस की सिचुएशन हो गई. जो प्राइवेट मनी लेंडर्स थे, ब्रिटिशर्स जो मतलब मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस थे उनको इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर पाए. तो फार्मर्स दे एंडेड अप बोरोइंग फ्रॉम द प्राइवेट मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट पे एंड they were basically caught in the trap of poverty. So all these factors, they collectively led to increased frequency of famines. However, despite the famines, Britishers ने फिर भी कोई efforts नहीं लिए in terms of the relief measures for recovery and rebuilding measures नहीं दिखाई दिए. So ये था मेरा आंसर. इसमें पता है क्वेश्चन, हाँ मतलब ये लिखा हुआ है, ऐसे सब पॉइंट मेंशन नहीं किया हुआ आपका, वैसे हर एक पॉइंट दिया हुआ है. मुझे लेकिन बस इसमें लगा why was there famines in colonial India since the mid 18th century. नहीं, ठीक है, sudden spurt ये की बात की क्वेश्चन जा है.
मतलब अगर ये क्वेश्चन है फाइमिन क्यों था उस समय, तो हाँ ऐसा रीजन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर सडन स्पर्ट क्यों था? इससे अग्री नहीं करती। सडन स्पर्ट के रीजंस ही तो ये हैं, जो ब्रिटिशर्स की हाँ, पॉलिसी थी सडन स्पर्ट मतलब क्या हुआ, मतलब अगर कोई पूछेगा सडन सडनली, इंक्रीज क्यों कर रहा है, पहले तो आप कंपैरेटिव करेंगे ना, हम्म तो कंपेयर तो करें कम से कम, तो आप कंपेयर नीचे में आप कर देते कि ओशिक पहले तो हाँ ओशिक बोले, हाँ 2 मिनट। अभी हम्म, मानसी ने बोला कि सडन स्पर्ट के कारण ये है, तो हाँ अगर सडन स्पर्ट ना हो तो कारण क्या होंगे? हम्म किससे क्वेश्चन कर रहे हो आप? आपसे ही तो कर रहा हूँ मैं। सडन स्पर्ट के रीजंस ये इसलिए हैं क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे जो नहीं, मैं ब्रिटिश, मान रहा हूँ ये है, मैं मान रहा अगर हूँ ये है, मैं ब्रिटिशर्स मान रहा नहीं हूँ ये है, होते। मैं मान रहा हूँ। आपने बोला ना, मैं तो आपकी वर्डिंग पे जा रहा हूँ, सडन हाँ स्पर्ट के कारण ही ये है। तो अगर हम्म सडन स्पर्ट ना होता तो कारण क्या होते फेमीन के, मैं तो वो पूछ रहा हूँ। तो जो पहले से चला आ रहा था वही कार्डन कंटिन्यू रहती चीजें, क्या? चेंज ही नहीं होता। जो औशिक ने तो अपने ये आंसर में लिखा है पहले, कि हम्म औशिक ने कनेक्ट करी है ना चीजें, पहले से कनेक्ट करी है, वही मैंने उसको हाईलाइट भी किया था आंसर में, कि वो रिक्वायर्ड नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पॉइंट मेरे माइंड में भी आ रहा था कि फेमिन्स तो पहले नहीं, भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सडन हम्म, स्पर्ट हो या फिर नॉर्मल स्पर्ट हो, कारण यही थे, इनकी इंटेंसिटी का फर्क है बस। पॉलिसीज का फर्क है अगर कमर्शलाइजेशन ज्यादा लेवल पे कारण हुआ, पहले के टाइम में ये इंडेप्टेडनेस कैसे ज्यादा बढ़ कारण, गई। पहले के टाइम में ये कैसे कारण हो सकते हैं, जब तो ब्रिटिशर्स थे नहीं ना, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ही तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, उसकी वजह से ही तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। हाँ तो सही आप बोल बात रहे है, हो ना एक्सपोर्टेड फ्रीक्वेंसी, हाँ पॉलिसीज आप थी। बोल हाँ रहे हो ना हाँ फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज किया है। तो हम्म मुझे ऐसे मेरे अनुसार, आप अगर ठीक है, मेरा तो बहुत ज्यादा बड़ा था, वो छोटा करना चाहिए, लेकिन आप बस कंपेरिजन है पूरा ऊपर में, सडन स्पर्ट मतलब कंपैरिजन है पहले वैसे अभी अभी में, आपका ध्यान से पढ़िएगा, व्हाई वाज देयर अ नहीं ओशिक, सडन ऐसा भी स्पर्ट। नहीं बोल सकते हो। गिव ये रीजन, कैसे बोल रहे हो तुम? गिव रीजंस। नहीं, कंपैरिजन किस बिहाफ पे बोल रहे हो? सडन स्पर्ट से हाँ कंपैरिजन किस तरीके से डिराइव किया? वो मतलब कि रीजन, अभी सडन स्पर्ट हुआ है ना, आप ये सही है, आपने जो लिखा है सही है कि सडन स्पर्ट हुआ ऐसे करके, तो पहले क्यों नहीं सडन स्पर्ट था, वो थोड़ा सा एक ड्रॉ कर, बस ट्रेस कर रहे थे थोड़ा सा, बस 2-3 लाइन में ना, बस फिर सेम हो जाता, सेम ही क्वेश्चन आंसर अगर लिखना है कुछ आपको क्वेश्चन में ये बेसिकली। वर्ड होता ना, कमेंट होता इंस्टेड ऑफ गिव रीजंस, तो मैं बोलती कि कंपैरिजन करना वैलिड रहता, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यू हैव टू गिव रीजंस फॉर सडन स्पर्ट, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी चीज से स्टिक किया। नहीं, यहाँ पर हाँ आई एग्री विद हाँ मानसी, मतलब शी इज करेक्ट। हाँ, लेकिन रीजन में मैं तो कंपेयर नहीं किया ना, मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग, रीजन में तो कोई कंपेयर नहीं कर रही, क्योंकि रीजन में डायरेक्टली सिंपल रहेगा ये जो मैं होता समझ ही है। गई आप क्या कह रहे हो, आप बोल हाँ रहे हो पहले की हाँ, सिचुएशन से आपने क्यों नहीं कंपेयर किया। क्योंकि सडन लिखा हुआ था, अगर लिखा हुआ कि भाई देयर वाज अ फैमिन, फैमिन लाइक सिचुएशन इन दिस, तो अच्छा, फिर इसको टमाटर चल आगे ठीक करते ही है, हम बढ़ डिस्कस गया बता फैमिन। करते, सकते हैं आगे ड्यूरिंग फर्दर ओसी डिस्कस करते। मानसी। क्या कह रहे हो सचिन? एक्चुअली एग्री विद ओसी एंड मानसी, बट सडन सिचुएशन बोल दे तो पूरा पूरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। हमें रीजंस बताने थे पॉलिसीज के कि उनकी तरफ उनकी वजह से किस तरह से चेंज आ रहा है। हम्म तो इसीलिए मैंने तो वो तो सचिन बताए हैं, फिर इसके हाँ, अलावा क्या बोलना चाहते हो? वो तो बता दिया रीजन तो। आंसर के हिसाब से बोलो, अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप दिखता है तो। बेसिकली ये है कि दे आर यूजिंग पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल सिस्टम लेके आ गए हैं, और इंडियन रूलर्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। बट इनके पास क्या है, इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है और हम्म, इकोनॉमिक अपने हिसाब से पॉलिसीज बना रहे हैं, तो फिर हम्म, कैसे वो मेंटेन करेंगे? उनको उन्हीं की हालत पे छोड़ देना, यही करा। बाकी तो आपका यहीं से। नहीं, ऑन दिस यही क्वेश्चन आई बिलीव दैट द आंसर इज गुड इनफ। तो नहीं है, मतलब कोई जरूरत ऐसा नहीं इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते। एक्चुअली ब्रिटिशर्स आर एंजॉयिंग पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही रीजन। नीचे नीचे हाँ वो वो बताएंगे अपना, बता दीजिए सचिन। सचिन एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। 18 सेंचुरी में जो ब्रिटिश नीतियां थी और उनका जो आम जनमानस पर प्रभाव था, वही मुख्य कारण था। उनका वर्णन आगे, मतलब कि किसानों को जो खाद्यान्न फसलों से व्यावसायिक फसलों की तरफ स्थानांतरित करना था, कमर्शलाइज करना था क्रॉप्स।
तो कमर्शलाइज्ड होगी। एग्जाम्पल दे रखा है इंडिगो, हाँ तो जो EIC है उसकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी है, जिसके कारण जो रॉ मटेरियल है उसका बाहर से ब्रिटेन जाना, न कि भारतीयों की जरूरतों को पूरा करना। उनके पास है ही नहीं मटेरियल, कहाँ से पूरा करें बेचारे। नेक्स्ट है जो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ गई, जिनमें इकोनॉमिक पॉलिसी ब्रिटिश जरूरतों के हिसाब से बनाई गई, क्योंकि उनके पास था। ब्रिटिश ने इस समय पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एंजॉय किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव और जनता की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय रूलर पर थी। लेकिन ना उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, ना पॉलिसी बदलने के अधिकार। डुअल सिस्टम उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाँ पास था। ऐसी स्थिति में आम जनमानस को उनकी अवस्था पे छोड़ देना ही पॉलिसी फेलियर था, और वो अकाल की वजह बनी। 150 वर्ड्स है, ये 120 या 125 वर्ड्स में कंप्लीट किया, मैंने खत्म है। डुअल गवर्नमेंट वाला अच्छा पॉइंट है आपका, लेकिन सबसे इसमें क्या है ना, ऊपर कर एक बार क्वेश्चन कर मानसी। हिंदी में या इंग्लिश में? 18वीं शताब्दी, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, डुअल 18th गवर्नमेंट ठीक सेंचुरी है। की बात हो, 19th में नहीं जा रहा हाँ था, ठीक है, और भी उसके भी मिडिल में बोल रखा है इन्होंने। हाँ हाँ ठीक, तो एक पॉइंट नया है तो अच्छा है। ठीक है, मैं ये बोलूंगी थोड़ा फिलोसफिकल है, थोड़ा सा वही, मतलब आप पहला पॉइंट लेके आए उसको और बताते। आपने लिख दिया कि यहाँ पे हाँ मतलब ऐसे बताते हैं इसमें कि जैसे कमर्शलाइजेशन हुआ तो फूड ग्रेन कम हो गया, उससे लोग के अंदर में होता है ना, तब इम्पैक्ट फूड क्या ग्रेन नहीं खा होगा रहा तो इसकी भूखा वजह था। से। कमर्शलाइज कर दिया उन्होंने क्रॉप्स को, और कमर्शलाइजेशन हो रहा है तो जो इंडियंस हैं उनके पास वो जो फूड ओरिएंटेड क्रॉप्स हैं उनको उगा ही नहीं रहे हैं। वो हाँ व्यावसायिक तो वो लिख फसलों देते हैं, हाँ वही लिख देते हैं फिर। कि उसका तरफ फिर ज्यादा इम्पैक्ट इंडिगो क्या उगाई जाती है, क्रिएट हो गया। क्योंकि उन्हें पैसे उसके मिल रहे हैं, तो कहाँ से पूरा हो करेंगे। हाँ, वो ये सारी चीजें लेके आनी पड़ेंगी ना आंसर्स में। आपने तो हाँ तो ठीक, लिखा है इन शॉर्ट लिख दिया। 150 वर्ड्स है मानसी, बेसिकली ना तो इतना ज्यादा जान नहीं सकते, इसलिए मतलब आप कमियां बता दी, मैं इम्प्रूव करता हूँ। हाँ आप हाँ, बोल दीजिए। बस यही है तो मेरे को। यहाँ पर मैंने बिना किसी इंट्रोडक्शन के शुरुआत की, भाई कोर्स क्या थे, तो बिना किसी सेग्रीगेशन के चलाऊं। हार्श लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल राज, एग्जाम्पल जमींदारी, रेवतारी, माहलवारी, demanded more revenue which led repeated cultivation and resulted degradation of land. Number two, less incentivization in agriculture, no emphasis on sustainable production, rather commercialized agriculture production which degraded the soil fertility and lesser zeal of farmers to produce happily. Third, no technical improvement in ploughing irrigation resulted in lesser yield, no more investment by the farmers. Number four, neglecting the climate and its adverse impacts on the agri production. Example, event like droughts, floods were gone unnoticed by the colonial admin. Hence, we may conclude that the mechanical spirit and the belief of profit maximization at any cost by the colonial Raj resulted in the shortage of food, fodder, and famine, which finally culminated in Trinkal. ये शेखर बंदोपाध्याय का कमेंट है। ठीक है, मैं बस ये बोलूंगी जो कीवर्ड्स हैं लास्ट पॉइंट अच्छा था आपका, कंक्लूजन वो अच्छा है। समझ नहीं आता, वो बाकी लिखा सबका आपने सेम। वो सारा सही लिखा है, मतलब अच्छे से आप इम्पैक्ट अच्छे से लेके आए हो और कनेक्टिविटी भी दिख रही है। बस मैं ये बोलूंगी जो कीवर्ड्स है वो मेरे को मिसिंग लग रहे हैं, बाकी ठीक है। बाकी मतलब कंक्लूजन भी स्ट्रक्चर सही है एकदम। बेसिकली दूसरे जो को कौशिक, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी या फिर जो स्थायी बंदोबस्त लेके आया ना, तो वो ब्रिटिशर्स अलग अलग उसमें लेके आ रहे हैं। इसने स्टार्टिंग में डाल दी, डालने के लिए सबको पता है वो डाल सकते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है उनका। और भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बोलना था कि कैसे पड़ा, बजाय कि इनका नाम लेने के रेवेन्यू स्ट्रक्चर उसको बताता, एक्सप्लेन करता कि क्या इम्पैक्ट है। हाँ तो बताया ना, कमर्शलाइजेशन, रिपीटेड कल्टीवेशन होता था, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड हुई, बताया तो। हाँ, भाई पीजेंट्स के पास जमीन ही नहीं थी उस चीज की, उसको तो लेके आते पीजेंट्स के पास कि 1/9 उनको देना था वहां पे, वो कैसे पूरा करें। लेने के लिए अब वर्ड तो भाई मैंने पूछा, 150 वर्ड इन आपकी तीनों बात की में तीनों आपको, को अलग ही एक्सप्लेन करना, तो अपने आप में जमींदारी लगे, रेत वाले लगे और मालवाड़ी लगे। मालवाड़ी में पूरे पूरे गांव को दे रहे, रेत वाले में एक को दे रहे, और जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमींदारों को लेके आ गए। तो बेसिकली तो उससे ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव देखना था, लाने के लिए तो मैं लेके आ सकता, पर मैं छोड़ दिया पॉइंट, जब सही ठीक है बोला कंक्लूड आप, सचिन जी, और मेरा सही बोल कंक्लूड सचिन, नहीं था। प्रवेश आपको लाना चाहिए था, मतलब लाए क्यों नहीं आप? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है सचिन, ठीक है। मतलब मैंने फेथ पे भी रखना नहीं सोचा कि फेथ पे भी क्यों रखना है, इससे सही सभी बात, जानते हैं क्यों रखना ऐसे थोड़ी लिख। हाँ नहीं, सही बोल रहे हो। आप पता है थोड़ा छोटा लिखे प्रवेश, तो बड़ा लिखते 2 पेज थोड़ा भरते, तो अच्छा से रहता। नहीं, मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, अगली बार से कोशिश करूंगा मैं। दूसरे पे चलते हैं। हम्म
यहाँ पर मैंने मैप से शुरुआत की है। मैंने बताया कि प्रिंसली स्टेट जो है अप्रोक्सी 562, चीफ कमीशन प्रोविंस 4 एंड प्रोविंशियल टेरिटरी इंडिया में अप्रोक्स चले 11। तो फिर मैंने बताया कि द करंट इंडिया इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंचुरी रनिंग हाँ प्रोसेस सही ऑफ है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइन्यूट एंड लार्ज टेरिटरीज एंड देयर पॉलिटिकल एंड एडमिन अरेंजमेंट्स। फिर मैंने बताया कि डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द कॉलोनियल एम्पायर पोस्ट 1857 रिवोल्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट 1858 started this process and is ongoing till today. Various examples are reorganization of Bengal province in east and west on the basis of demographic control, admin convenience, broadly speaking then to minimize the nationalization spirit rising from there. Number two, creation of legislative assemblies and high courts during 62, 92 in Madras and Bombay to deal civil and criminal cases. In 1911, shifting of capital from Calcutta to Delhi to commemorate a new phase of admin and centralized colonial apparatus. During and post independence, various such events of reorganization, such as classifying state into ABCD categories on grounds like regional autonomy, cultural anonymity, linguistic basis. Hyderabad, Junagadh, Jammu Kashmir witnessed this prime example with the active diplomacy and admin convenience was stressed for their incorporation into Indian territory. आखिरी मैंने बताया कि the recent reorganization of Andhra, Jammu and Kashmir and timely demands in the northeast region shows this as a continuous process. So therefore, in the last, it is concluded that Indian territory, despite its persistent molding, has preserved and maintained its ethos in the unity and diversity. बोले मानसी, मैं बोलूंगा फिर मैं बस ये लास्ट में। बोलूंगी, आप हिस्ट्री वाला मतलब सॉरी प्री इंडिपेंडेंस वाला आप सारे एलिमेंट्स लेके आए हो, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला मेरे को थोड़ा लैकिंग लग रहा है। बाकी कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगी, इंस्टेड ऑफ दिस आप आज के टाइम तक मतलब सिंस हम ट्रेस करते हुए आ रहे हैं, तो आज के टाइम में क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं या आगे क्या पॉसिबल चैलेंजेस हो सकते हैं, वो शायद कंक्लूजन हो सकता था। ठीक है, मतलब उसकी तरफ थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते थे। बोले सचिन, तो मैं बोलूँ Oh, say you first. Yeah. Then I do. ठीक। ऊपर करे पहले पता है इसमें प्रवेश, आपने जो पहला स्टार्टिंग किया ना इसमें कि मैनिफेस्टो सेंचुरी रनिंग प्रोसेस ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन और मिनट, ये तो लंबा हो गया थोड़ा, मतलब लाइन, ठीक है, तो अगला तो छोटा कर दीजिएगा इसको। और फिर अब एग्जांपल लेकर के आए 1857 रिवोल्ट, एग्जांपल नीचे करे मानसी, रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल प्रोविंसेस अलग अलग किया। फिर अब क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों लेके आए इसमें, मुझे समझ नहीं। क्योंकि हाँ। वो बोल रहे हैं ना पॉलिटिकल एंड एडमिन अरेंजमेंट्स, तो मैं खाली एडमिन स्टेट्स के ऊपर करे, रिऑर्गेनाइजेशन की बात ऊपर नहीं कर करे, रहा। ऊपर मतलब करे क्वेश्चन गए पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड अब स्टेट्स एंड टेरिटरी से बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। स्टेट्स एंड टेरिटरी से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने इसको थोड़ा टेरिटरी ब्रॉड मतलब होगा कि लेना का छोड़ना। रिऑर्गेनाइजेशन, हाँ। उनके एडमिन जो उनका एडमिन अपरेटस था उसका भी रिऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात लाने की कोशिश की थी। नहीं, उसमें फिर टेरिटरीज का बात कर रहे हैं, जैसे आप नॉर्थ वेस्ट में हुआ, अपने यहाँ बर्मा का हुआ, टेरिटरीज हो गया वो सब, सिक्किम ले लिए टेरिटरीज हो गया। और ठीक है, स्टेट्स मतलब जो आप बोले फैजी अली कमीशन में टूटा स्टेट्स, तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, टूटा, तो दो चीज लेके आना था इसमें, जो ठीक है, टेरिटरी एंड स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेशन अगर बोलता तो तब आपका सही, ये आप कैसे फिर 1911 में यही वो सेम चीज हुआ कि जरूरत नहीं था इसका, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप लेके आया कैटेगरी, सही है। फिर फोर्थ वाला पॉइंट, फिर फिफ्थ वाला भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है नीचे करे। सिक्स पॉइंट पे आप रिसेंटली डायरेक्ट अभी भी पहुंच गए, एक और पॉइंट बीच में लेके आ सकते थे, फजी अली कमीशन लेके आ सकते थे, वो लेके नहीं आए आप। फिर आप नॉर्थ ईस्ट का एक लेके आते हैं, मैं तो ज्यादा एग्जांपल दे दिया था, वो आप बस 2 एग्जांपल देते हैं, लेकिन आप लेके आते नहीं मुझे ऐसा लग रहा था ना हाँ। उसे कि मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर है, तो मैं वैसा सोसाइटी कुछ और नहीं है ना, मतलब वैसा मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर है, वहां थोड़ी बोला वहां पर कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वहां तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर्फ। तो ये तो समझ रहा हूँ। मिक्स है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री का है मॉडर्न इंडिया का, आप एंशियंट में भी लेके आ सकते हैं मॉडर्न इंडिया का चीज, एंशियंट सब चीज लेके आ सकते, बस लिखने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, मतलब आप लेके आ सकते थे। बाकी ठीक आपका, लेकिन पिछला आंसर का जो था ना त्रिकाल वाला, वो अच्छा यूनिक पॉइंट था, मतलब एक्स्ट्रा था। मेरे को एक और पॉइंट रेज करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं रिगार्डिंग स्टेट्स एंड हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन, हाँ क्या? पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव वही हुआ ना, सेम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर आप रीऑर्गेनाइज किसका कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज से बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टेट्स का और टेरिटरीज का।
तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्डिनेशन करने तो तेलंगाना को आंध्र प्रदेश हटाए ताकि गरीब को हटाए, रिऑर्गेनाइज करे ताकि अंडर डेवलप कंट्रीज स्टेट्स को भी इम्प्रूव करे। वैसे सेम हाल है कि झारखंड को आप बिहार से हटाए। और पॉलिटिकल में हो गया बंगाल वाला जो इशू है, बंगाल रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। फिर आपका पॉलिटिकल हो जाएगा जुनागढ़ जो लेकर के आए हैं, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, सिक्किम हो गया, ऐसे कर डिलिमिटेशन तो वाली चीज टेरिटरीज क्या, और स्टेट्स का बात था। डिलिमिटेशन वाला लैकिंग, वो हाँ मेरे को डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन भी आ सकता था। बोलिए लास्ट ठीक है। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कौशिक कह रहा है उसकी बातों से 50% एग्री कर रहा हूँ कि ठीक कह रहा है, बट नॉलेज की भरमार की गई और 19th सेंचुरी के मिड का बोला गया सिंस। अब अगर हम अब तक भी लेके आए तो मतलब क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की ज्यादा बात की गई है इसमें, जबकि हमें लेके आना था तभी का। हम और चीजें भी लेके आ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जब हम लेके आ रहे हैं तो फैक्चुअल होता हुआ दिखाई दे रहा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि नॉलेज डाली गई है, ऐसे 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 हो रहा है, बट उनका एडमिनिस्ट्रेशन पे और पॉलिटिकल पे किस तरह से डिफरेंस पड़ा वो नहीं दिखाई दे रहा। मुझे भी कमी दिखाई थी, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखा। इतना आ गया था मेरे माइंड में, बट आंसर नहीं लिखा। क्यों? आप बता देते आंसर लिख के कि क्या कमी था बाकी हम लोग को। कमी यही थी कि 19th सेंचुरी मिड की बोल रहा है और हम पोस्ट इंडिपेंडेंस तक लेके आ रहे हैं, लेके आया, लेकिन फिर उसे हाँ आके फॉरवर्ड ही नहीं करा, लिख तो दिया था। अच्छा, मतलब फिर उसी तो का आपने मेरा क्वेश्चन था, आप, वो क्रिटिकल एनालिसिस नहीं। हाँ तो आप इसको बता देते ना, क्या आप क्या इसमें आप लाने की कोशिश किए थे, वही बात बता देते। बेसिकली हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, हम बात करेंगे किस तरह से जो जो वो लेके आ रहे अलग अलग राज्यों को जीतते जा रहे हैं, पॉलिटिकल लेके आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं 19th सेंचुरी में, उनकी बात नहीं हो रही। अभी जम्मू कश्मीर की, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, हम सिक्किम को लेकर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर को लेकर, और उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए 19th सेंचुरी मिड से बोल रहा, उस टाइम को मैं देख नहीं पा रहा इस क्वेश्चन। इसमें बोला सिंस 19th सेंचुरी मिड से बोला, तो हाँ, वहां वो से नहीं दिख आज रहा। तक का बात, हाँ वो हाँ, इसमें तो नहीं। अब तक का तो मुझे दिख रहा है, लेकिन हाँ तब का मुझे कुछ नहीं दिख रहा जब से उसने मुझे बोला। मेरे को तब एक से नहीं दिख, वो समझ आ रही है कि मतलब मतलब उसके क्या जितने भी, एक्सपेक्टेशंस थे, तब के क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, तब क्या पॉलिटिकल स्टेट्स थी जो ली गई थी अलग अलग कारणों से, वो नहीं दिखाई दी, हाँ वो कारण नहीं दिखाई दे रहे, सही बोल रहा है सचिन। मेरे को ये समझ वो में ही आ नहीं रहा है दिखाई दी क्योंकि क्वेश्चन फोकस इसी चीज पे करे कि आपको पॉलिटिकल और 19th सेंचुरी मिड पे। एडमिनिस्ट्रेटिवली लेके आनी थी चीजें। अभी तो आंसर्स में नॉट जस्ट इन दिस आंसर, पहले वाला आंसर्स में भी ये ले आए कि कब क्या क्या हुआ, बट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें लैकिंग है। यही क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे कि कौन सी स्टेट्स और टेरिटरीज कैसे कब क्या ऑर्गेनाइज हुई। अब हमने क्या कर दिया, वो नहीं पूछता, पोस्ट इंडिपेंडेंस का इसमें जिक्र नहीं, पोस्ट इंडिपेंडेंस ठीक है, हम अभी की एक दो सब डाल देंगे, लेकिन अगर हम अभी के सारे सब डाल देंगे, वो पूछ तो उस समय से रहा, उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से चेंजेस आए, तब पॉलिटिकल में किस तरह से चेंजेस आए, हमें 19th सेंचुरी से उठा दिखाई नहीं दिया उस समय से कैसे बदल। हाँ मतलब आप ट्रेस तो वहीं से करोगे ठीक सिंस है प्रवेश, आप अभी लास्ट करना कुछ पड़ेगा, ये बोल बोल दे रहा हूँ फिर एंड करते हैं इसमें। हम्म। नहीं, बस जो बातें उठाई गई हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ये बोल सकते हैं। नहीं अच्छा है, आप करिए बगैर कल से आंसर। बिल्कुल। चले एंड कर दो। मैं एंड करता हूँ। ओके थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन टुमारो।